ईरान, अमेरिका और यूक्रेन, इनसे जुड़े जो हालिया वैश्विक घटनाक्रम हैं, उन पर आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास समाचार लेख हैं, कुछ खुफिया आकलन भी हैं, कई स्रोतों से जानकारी है और हमारा मकसद है कि ये जो जटिल चीज़ें हो रही हैं, उनके अहम पहलुओं को थोड़ा समझा जाए। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं 21 जून से। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए। इसने तनाव को यकीनन एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। आइए इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 ज़रूरी परमाणु और सैन्य ठिकाने, फोर्दो जो कि वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, नतान्स मुख्य संवर्धन केंद्र और इस्फहान जो रिसर्च से जुड़ा है, इन पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ईरान के परमाणु क्षमता पर कुचलने वाला प्रहार कहा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, पर क्या जमीनी हकीकत भी यही थी? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जो अमेरिकी खुफिया आकलन है वो कुछ और कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, बल्कि शायद कुछ महीनों के लिए थोड़ा धीमा पड़ गया है, पीछे हट गया है। तो ये दिखाता है कि कई बार जो शुरुआती दावे होते हैं और जो असलियत होती है जमीन पर, उसमें थोड़ा फर्क रहता है। सैन्य कार्रवाई के असर को शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो सकता है, बिल्कुल। और फिर ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। 23 जून को कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी गईं। जी। खबरें तो यही हैं कि ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया। तो क्या इसे सिर्फ एक चेहरा बचाने की कोशिश कहें या कोई और रणनीति थी? इसे काफी हद तक एक सदी हुई प्रतिक्रिया कह सकते हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन शायद बड़े टकराव की शुरुआत नहीं। पर यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि ईरान चुप नहीं बैठा है। इसी साल मई में उन्होंने अपनी नई मिसाइल, वो कासिम बसीर MRBM, उसका अनावरण किया था। हाँ। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बिल्कुल। और उसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। तो ये साफ दिखाता है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है, भले ही इस बार उसने थोड़ी सीमित प्रतिक्रिया दी हो। दुनिया भर में इन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई? जाहिर है सबने नोटिस किया होगा। बिल्कुल। रूस और चीन ने तो तुरंत ही अमेरिकी हमलों की निंदा की, कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इससे अस्थिरता बढ़ेगी। रूस की तरफ से तो परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे जैसी गंभीर बातें भी सुनने में आईं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि रूस ने ईरान को परमाणु हथियार नहीं दिए हैं। रूस का रुख थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। एक तरफ अमेरिका की आलोचना, दूसरी तरफ ईरान से भी रिश्ते हैं और शायद ये भी कोशिश की मामला ज्यादा ना बिगड़े। हाँ, ये संतुलन साधना काफी अहम है। ऐसा लगता है कि रूस मध्य पूर्व में एक सीमित संकट चाहता है। सीमित संकट? क्यों? शायद इतना कि अमेरिका का ध्यान और संसाधन यूक्रेन से हटकर थोड़ा यहाँ बट जाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएं और रूस पर कोई सीधी आंच आए। वो ईरान का समर्थन करते दिखना चाहते हैं, पर सीधे टकराव से बचना भी चाहते हैं। अच्छा, और यूक्रेन का जिक्र आया तो उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो सैन्य कार्रवाइयां और बयानबाजी चल रही है, क्या पर्दे के पीछे तनाव कम करने की भी कोई कोशिश हो रही है? डिप्लोमेसी, कूटनीति का क्या रोल है? हाँ, कोशिशें तो चल रही हैं, पर उनकी सफलता अभी तक तो सीमित ही रही है। अमेरिका की मध्यस्थता से 23 जून के आसपास ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत ही छोटा संक्षिप्त संघर्ष विराम हुआ था। वो ज्यादा चला नहीं शायद? नहीं, ज्यादा नहीं। इसके अलावा रूस ने भी ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलता है वो अभी देखना बाकी है। और यूरोपीय देश जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, क्या वो भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, यूरोपीय शक्तियां, यूके, फ्रांस, जर्मनी, वो 2025 में जिनेवा में ईरान के साथ परमाणु वार्ता कर रही हैं। इसमें मुख्य फोकस यूरेनियम संवर्धन के स्तर पर है। ईरान कितना और किस लेवल तक यूरेनियम एनरिच कर सकता है, जो कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से जुड़ा एक अहम पहलू है। अच्छा, और साथ ही सुरक्षा उपायों पर और ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनमें कुछ राहत मिल सकती है या नहीं, इस पर भी बात हो रही है। और अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत वो भी तो हुई थी शायद ओमान और इटली में। हाँ, वो हुई थी, लेकिन हाल में जो इजरायली हमले हुए उसके बाद वो बातचीत रुक गई। पर शायद अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हो सकते हैं। अब आते हैं यूक्रेन पर। मध्य पूर्व में ये जो तनाव इतना बढ़ रहा है, इसका असर क्या यूक्रेन पर भी पड़ रहा है? ये चिंता की बात है क्या? निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है। कई विश्लेषक ये चिंता जता रहे हैं कि अगर अमेरिका का ध्यान, उसके संसाधन मध्य पूर्व की तरफ ज्यादा खिंचते हैं, तो यूक्रेन को जो सैन्य और आर्थिक मदद मिल रही है उस पर
असर पड़ सकता है और इसका प्रभाव नाटो देशों के अंदर भी दिख सकता है, जो रक्षा खर्च बढ़ाने की बात चल रही है उस पर। लेकिन अभी हाल ही में हेग में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां तो नेताओं ने यूक्रेन के लिए समर्थन दोहराया था ना। हाँ, वो सही है। हेग शिखर सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, बिल्कुल। लेकिन उन्हें मध्य पूर्व के इन ताज़ा घटनाक्रमों को भी ध्यान में रखना पड़ा। ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, एक जगह का संकट दूसरी जगह की स्थिति और वहां की प्राथमिकताओं को जरूर प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि अमेरिका ईरान के बीच सैन्य तनाव तो खतरनाक स्तर पर है ही। हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले भी। जी, दुनिया की प्रतिक्रियाएं, खास तौर पर रूस जैसे देशों की, काफी नपीतुली और जटिल हैं। बिल्कुल। कूटनीतिक कोशिशें हो रही हैं, पर सफलता अभी पक्की नहीं है और इन सब का सीधा असर यूक्रेन जैसे दूसरे ग्लोबल संकटों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यह है कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसमें कई परतें हैं। ईरान की अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, उसकी मिसाइल क्षमता बढ़ रही है, दुनिया में गठजोड़ बदल रहे हैं, क्षेत्रीय दुश्मनियां हैं और बड़ी शक्तियों के अपने हित हैं। ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं और कोई भी एक घटना वो अनपेक्षित परिणाम दे सकती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, क्या ये जो यूरोपीय मध्यस्थता है या दूसरी कूटनीतिक कोशिशें हैं, वो भविष्य में और हमलों को रोक पाएंगी, या फिर अगर तनाव और बढ़ता है तो क्या ईरान अपनी नई ज़्यादा खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकता है? ये सवाल आने वाले वक्त में न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए बहुत अहम होगा।